हाय, आप सबका वेलकम है मेरे चैनल पे। और आज हम फिर से ओबी के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो हमने 65 तक क्वेश्चन सॉल्व कर लिया था, हम उसके आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और वीडियो के एंड में मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताऊंगी। अगर आपको लगता है वो आपके में वैल्यू ऐड करेगा तो आप उसे प्लीज़ लास्ट में देखना। मैं नहीं चाहती आपका टाइम वेस्ट हो, इसलिए पहले मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगी। मैं पहले क्वेश्चन करा दूंगी, फिर आप चाहें तो उसे देख सकते हैं, क्योंकि वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देर किए। डैश इज अ ग्रुप whose individual effort result in a performance that is greater than the sum of individual inputs। क्या वो वर्चुअल टीम्स है, सेल्फ मैनेज टीम है, वर्क टीम है, या नन ऑफ दिस है? क्या है बताइए। तो इसका आंसर है आंसर नंबर सी, वर्क टीम। ठीक है, नेक्स्ट is a stage in group development characterized by intergroup conflict। क्या वो नॉर्मिंग है, क्या वो स्टॉर्मिंग है, बोथ ए एंड बी है, नन ऑफ दिस है? क्या है बताइए। इसका आंसर है आपका स्टॉर्मिंग। क्या आंसर है इसका? स्टॉर्मिंग। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट मेंशन कर देती हूँ आपके लिए, बिकॉज ये आपकी यूजीसी में, HRPSUs में, मैनेजमेंट का अगर 17 का पेपर दे रहे हैं, ठीक है, लेबर वेलफेयर 55 दे रहे हैं, तब तो ये बहुत पूछा जाता है। और अब कैसे ना कैसे करके आपसे पूछा ही जाएगा, घुमा फिरा के पूछ लेगा। कभी पूछेगा, कभी नॉर्मिंग से रिलेटेड पूछेगा, कभी स्टॉर्मिंग, जैसे अभी तो हमने स्टॉर्मिंग पढ़ा, अगला हो सकता हो नॉर्मिंग आ जाए, अभी क्वेश्चन में भी हो सकता हो आ जाए, एग्जाम में भी होता है। कभी इसकी ब्रूस टेकमैन का मॉडल है, वैसे आपको ऐसे स्टेजेस पूछ लेते हैं कि इन्हें जो है सीक्वेंस में करिए। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसे बिल्कुल, इस टॉपिक को तो बिल्कुल स्किप मत करना, ज़रूर पढ़ लेना। और लेबर वेलफेयर का जो यूजीसी नेट का एग्जाम है वो अब दिसंबर में होना है, तो आपके लिए बहुत कम टाइम बचा है। ठीक है, तो आप अच्छे से पढ़िए, अभी भी इतना कम टाइम नहीं है। और इसी के बारे में मैं आपको बताना चाहती हूँ, तो मैं आपको वीडियो के एंड में ज़रूर बताऊँगी, वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा, तो आप उसे ज़रूर देखना। ठीक है, डैश इज अ स्टेज इन ग्रुप डेवलपमेंट कैरेक्टराइज्ड बाय क्लोज रिलेशनशिप एंड कोहेसिवनेस। तो क्या होता है? नॉर्मिंग, परफॉर्मिंग, बोथ इन बी एंड नन ऑफ दिस। क्या आंसर है इसका बताइए प्लीज। तो इसका आंसर है नॉर्मिंग। क्या आंसर है इसका? नॉर्मिंग। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। हाउ एम्प्लॉय कैन एक्सप्रेस देयर डिससेटिस्फैक्शन? एग्जिट से, वॉइस से, बोथ एंड बी से, या नन ऑफ दिस से? किससे कर सकते हैं? तो उसका आंसर क्या होगा? 69 का आंसर क्या हो सकता है? इसका आंसर है एग्जिट से भी करता है और वॉइस से भी करता है। ठीक है, ये क्वेश्चन मैं ड्रॉप कर रही हूँ, इससे पहले मैंने 46 क्वेश्चन शायद ड्रॉप किया था आपके लिए, ये भी मैं ड्रॉप की। इसके आंसर में मुझे थोड़ा सा इसमें डाउट है। ठीक है, इसको मैं बाद में कराऊंगी। नेक्स्ट इज द सम टोटल नंबर ऑफ वेज इन विच एन इंडिविजुअल रिएक्ट एंड इंटरैक्ट विद अदर्स। ठीक है, क्या वो पर्सनैलिटी है, क्या वो वॉइस है, क्या वो बोथ एंड बी है? ठीक है, क्या है, क्या नन ऑफ दीज है? क्या आंसर है इसका प्लीज बताइए। तो इसका आंसर है पर्सनैलिटी। आप वॉइस तो वैसे भी हटा सकते थे, क्योंकि हमने पहले ही अभी पहले पढ़ा, अभी जाके वहां पे तो वॉइस किस चीज के लिए था, जब आप डिससेटिस्फेक्शन शो करना चाहते हैं। ठीक है, और यहाँ पे बता रहे हैं कि कौन सा वे, जैसे कि इंडिविजुअल जिससे रिएक्ट करेगा, इंटरैक्ट करेगा अदर से। ठीक है, नेक्स्ट enduring characteristics that describe individual behavior। तो क्या वो पर्सनालिटी ट्रेट है, वॉइस है, बोथ ए एंड बी है, नन ऑफ दिस? क्या आंसर है इसका बताइए प्लीज। तो इसका आंसर है आंसर नंबर ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। A personality test taps 4 characteristics and classifies people into 1 to 16 personality type। तो क्या वो ऑप्शन नंबर ए है, बी है, बोथ ए एंड बी, या नन ऑफ दिस? अब ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, हर बार आपके एग्जाम में पूछा ही जाता है। यूजीसी के बारे में बात करूँ तो हो सकता हो अल्टरनेट करके पूछा जाए, अभी पूछा गया है तो 2 साल बाद पूछ लिया जाएगा, 2 साल बाद पूछा गया तो फिर पूछ लेगा। कभी दोनों, जो एक साल में 2 बार पेपर होता है ना, तो कभी एक बार पूछ लेगा, एक बार नहीं, फिर पूछ लेगा, या लगातार पूछ लेगा। बहुत ज़रूरी है आपके लिए। ठीक है, ये पूछ लेता है कि इसमें ट्रेड कितने होते हैं, किसकी जोड़ी ने बनाया था, तो इसको मदर डॉटर की जोड़ी ने बनाया था इस ट्रेड को। ठीक है, इसके बारे में मैं अब वीडियो बनाऊंगी आपको, इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि आप क्वेश्चन बेसिक से सॉल्व करिए, और ताकि आपको आइडिया लगे टॉपिक कौन कौन से हैं। ठीक है, अब ये मैंने इसके कई क्वेश्चन हमने पहले भी सॉल्व करे हैं। तो मॉडल ऑफ पर्सनालिटी इंक्लूड, क्या वो ऑप्शन नंबर ए है, बी है, बोथ एंड बी है, या ऑल ऑफ दिस है? क्या आंसर है इसका बताइए प्लीज। तो इसका आंसर है आपका ऑल ऑफ दिस, ये सभी इंक्लूड होंगे। और इसके बारे में
ये मॉडल का मैं अलग से वीडियो ज़रूर बनाऊंगी कि ये तो रिपीटेटिव, मतलब ये आना ही आना ऐसा, मतलब कुछ कुछ होता है ना। यूजीसी के बारे में मैं बात कर रही हूँ अभी, ठीक है, और किसी एग्जाम का नहीं, मैं यूजीसी के बारे में बोलूँ तो पता नहीं यूजीसी 55 में इस जो टॉपिक है ना, ओशन मॉडल्स या बिग 5 पर्सनालिटी मॉडल, ठीक है, इससे ना यूजीसी को बहुत प्यार है। कभी इसका कैरेक्टरिस्टिक्स पूछेगा, कभी इसका पूछेगा, कभी इनको जो सीक्वेंस नहीं देता, हम सो सॉरी, लेकिन कभी इसे जो है कभी इनके बारे में पूछेगा, कभी मैच द कॉलम पूछेगा, कभी ट्रेट, इस ट्रेट में कुछ और मेंशन करा रहेगा, पूछेगा कि ट्रू फॉल्स है क्या है, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप इसे भी स्किप मत करना, ठीक है। अब नेक्स्ट 75, पर्सनालिटी डायमेंशन डिस्क्राइबिंग समवन हु इज सोशलेबल, ग्रिगोरियस एंड असर्टिव। तो क्या है उसका आंसर? एक्सट्रोवर्जन, एग्रीबलनेस, कंसाइसनेस या ऑल ऑफ दिस। क्या आंसर है इसका, प्लीज बताइए, ठीक है। आई होप आप सबको ये आंसर पता होगा, क्योंकि इतना इंपॉर्टेंट है और मैं जानती हूँ आप लोग बहुत इंटेलिजेंट हो, तो आपको ज़रूर 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 पता होगा। तो बताइए इसका आंसर क्या है, और नहीं पता होगा तो मैं तो हुई, मैं आपको बता दूंगी। इसका आंसर है एक्सट्रोवर्जन। और आप परेशान मत होना, अगर आपको ये टॉपिक नहीं आता तो मैं इसे अभी करवाने वाली हूँ, ठीक है। 76, a personality dimension describing someone who's good natured, cooperative, trusting है, ठीक है, अच्छे नेचर का है, ट्रस्टिंग है, कॉर्पोरेटिव, तो क्या वो एक्सट्रोवर्जन है, एग्रीबलनेस है, इमोशनल स्टेबिलिटी, ऑल ऑफ दिस। क्या आंसर है इसका? तो इसका आंसर है इमोशनल स्टेबिलिटी। क्या आंसर है? इमोशनल स्टेबिलिटी। पर्सनालिटी डायमेंशन डिस्क्राइबिंग समवन हु इज रिस्पॉन्सिबल, डिपेंडेंट, परसिस्टेंट, ऑर्गेनाइज्ड। क्या है? एक्सट्रोवर्जन है, एग्रीबलनेस है, कंसाइसनेस है, इमोशनल स्टेबिलिटी है। क्या है इसका आंसर, आप बताइए प्लीज। तो ये है आपका कंसाइसनेस। इसका आंसर कंसाइसनेस है। अब देख रहे हैं आप कि सभी अभी अभी मैं जितना मैंने क्लासीफाई कर दिया कि आपको क्वेश्चन से ही समझ में आ जाए एक एक ट्रेड के बारे में, ठीक है। ऐसे आपके एग्जाम में भी पूछता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, a personality dimension that that characteristics someone as calm, self confidence है, secure है versus nervous, depressed and insecure। ठीक है, इसका आंसर क्या है? एक्सट्रोवर्जन है, एग्रीबलनेस है, या फिर आपका लोकस ऑफ कंट्रोल या इमोशनल स्टेबिलिटी है। बताइए, एक बार क्वेश्चन आप और रीड कर सकते हैं, या एक बार मैं और रीड कर देती हूँ। A personality dimension that characteristics someone as calm, self-confident, secure versus nervous, depressed and insecure। क्या आंसर है इसका, बताइए प्लीज। तो इसका आंसर है इमोशनल स्टेबिलिटी, ठीक है। कोई काम कब होगा, कोई सिक्योर कब होगा? जब वो इमोशनली स्टेबल होगा। दिक्कत कहाँ से होती है? जब हम इमोशनली इनस्टेबल हो जाते हैं तभी हमारे अंदर इनसिक्योरिटी आती है, बहुत सारी चीज़ें क्रिएट होने लगती हैं, हम इनसिक्योर हो जाते हैं, बिल्कुल हाइपर होने लगते हैं। तो जो इमोशनली स्टेबल होगा वो बिल्कुल सिक्योर होगा, काम उसे किसी तरीके की कोई इनसिक्योरिटी नहीं होगा, बिल्कुल रिलैक्स्ड होगा, ठीक है। नेक्स्ट, ए पर्सनैलिटी डायमेंशन describing someone in terms of imagination, sensitivity and curiosities, openness to experience, एग्रीबलनेस, कॉन्साइसनेस या ऑल ऑफ दिस। क्या आंसर है इसका, बताइए प्लीज। इसका आंसर है आपका ओपननेस टू एक्सपीरियंस। ओपननेस टू एक्सपीरियंस, ठीक है। एक सेकेंड, हाँ, लास्ट क्वेश्चन आज के लिए, ठीक है। Degree to which an individual is pragmatic, maintain emotional distance and believe that end can justify means। तो वो क्या होता है? क्या वो लोकस ऑफ कंट्रोल है, मैक्सिमलिज्म है, बोथ ए एंड बी, ऑल ऑफ दिस है? क्या आंसर है इसका, प्लीज बताइए। फर्स्ट एक बार क्वेश्चन रीड करती हूँ मैं। डिग्री टू विच एन इंडिविजुअल इज pragmatic, maintain emotional distance and believe that end can justify means। तो उसका आंसर है आंसर नंबर बी। और ये डार्क ट्राइड के अंदर आता है। 3 तरीके के डार्क ट्राइड होते हैं, ठीक है। मैक्सिमलिज्म, नार्सिज्म और साइकोपैथ। इसके बारे में भी हम बात करेंगे आगे, इससे भी रिलेटेड मैं एक वीडियो बनाऊंगी आपके लिए ताकि आपकी हेल्प हो। अब मैं वो बात करती हूँ जिसके लिए मैंने आपको स्टार्टिंग वीडियो में बोला था कि अगर आपको लगता है कि आपको यूजीसी का एग्ज़ाम आप क्वालिफाई करना चाहते हैं, आपको लगता है कि मैं कर सकता हूँ, मुझे गाइडेंस की कमी हो रही है, HRPSQs के एग्ज़ाम, ठीक है, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बेसिकली ये है, तो आप आगे जो है लेक्चर कंटिन्यू कर सकते हैं। और अगर आपको लगता है नहीं मुझे ऐसा कुछ नहीं है, तो आप वीडियो को एंड भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए, आपका टाइम बिल्कुल भी वेस्ट नहीं होना चाहिए,
ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हुए मैं आपको इम्पोर्टेंट बताने वाली थी, ठीक है। और अभी तक अगर आप पढ़ रहे हैं तो आई होप आप सीरियस हैं, ठीक है, और आप बिल्कुल जानना चाहते होंगे कि मैं ऐसा क्या बोलूँगी, क्या बताने वाली जिससे आपकी हेल्प हो, ठीक है। तो मैं क्या बताने वाली हूँ कि आप जब प्रिपरेशन, आप कोई भी टॉपिक पढ़ते हैं, आपने नोटिस करा होगा, मतलब मैं मान के चलो 70%, मतलब जो मेरा एक्सपीरियंस है 70% लोगों को ना जब वो टॉपिक पढ़ तो लेते हैं, उन्हें आता भी है, ठीक है, लेकिन जब वो PYQ या फिर मॉक का क्वेश्चन देखते हैं तो दे आर नॉट एबल टू सॉल्व इट, ठीक है। हार्श रियलिटी है, बट है जो है सो है। इवन व्हेन आई वाज प्रिपेयरिंग ना, तो मेरे साथ भी यही दिक्कत थी कि मुझे टॉपिक तो बहुत अच्छे से समझ में आता था, ठीक है, और उसके बाद जब मैं बहुत कॉन्फिडेंट भी हो जाती थी, ये मैं कर लूँगी, फिर मैं जब PYQ लगाती थी तो मोरल डाउन, मॉक लगाती थी, अरे मैंने पढ़ा था लेकिन मुझसे हुआ क्यों नहीं। अब प्रॉब्लम क्या है कि अब चीज़ें बहुत चेंज हो रही हैं, ठीक है। अब चीज़ें चेंज कैसे हो रही हैं कि अब जो क्वेश्चन आते हैं वो बेसिकली आपके ऐसे आते हैं कि प्रैक्टिकल बेसिस पे आते हैं, ठीक है। प्रैक्टिकल क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं, थियोरेटिकल से ज़्यादा आपको प्रैक्टिकल पूछा, मतलब इसका इम्प्लीमेंटेशन पूछा जाता है, क्या आप इम्प्लीमेंट कर पा रहे हैं, क्या आप अपनी थिंकिंग को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, ये जानना चाहते हैं। फिर चाहे तो वो UGC हो, चाहे तो 55-17 लिख दे रही हूँ मैं ताकि आपको आसानी हो समझने में, या फिर आपका HRPSU का। और HRPSU में अभी किसी ने भी अगर मॉइल का पेपर दिया है, NFL दिया है, ठीक है, अभी जो रिसेंट में हुआ था मॉइल और NFL, मॉइल तो जून में हुआ था, NFL शायद फेब में हुआ था, तो अगर आपने दिया है पेपर तो आपने देखा हो कितनी ज़्यादा प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपको पूरा बाकायदा सिनेरियो दिया गया था, आपसे ऐसे सिनेरियो दे दिया गया था, अब आपको बताना है। अब ये देख रहे हैं कि आप कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो, ठीक है। हाँ, ये सही कि UGC में जो है बहुत प्रोपेगेटर्स भी पूछे जाते हैं, थ्योरेटिकल क्वेश्चन होते हैं, लेकिन अब पैटर्न बहुत बदल रहा है। अगर आप PYQs लगातार सॉल्व करते हैं तो आपने देखा होगा कि बहुत ज़्यादा पैटर्न चेंज हो चुका है, ठीक है। अब ऐसे ऑर्डिनरी से क्वेश्चन बहुत कम पूछे जाते हैं, हाँ पूछा जाता है मैच द कॉलम में, जैसे कुछ क्वेश्चन है, अभी जैसे हम बिग 5 पर्सनैलिटी मॉडल वाला पढ़ रहे थे, तो आपने देखा एक्सट्रोवर्जन, ओपननेस, ये सब चीज़ें जो है आपके मैच द कॉलम में हाँ पूछी जाती हैं। लेकिन कभी कभी आपने देखा होगा, अगर आप PYQ सॉल्व करते हैं तो ज़रूर आपने देखा होगा कि ऐसे स्टेटमेंट दिया होगा, आपको पहचानना पड़ेगा, ठीक है। अभी जैसे मैंने मॉक में अभी जो क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं उसमें आपने देखा होगा कि आपको हर ट्रेड को पहचानना पड़ रहा है, ठीक है। तो अभी तो आप पहचान लीजिए क्योंकि लैंग्वेज बहुत ईजी है। और इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम की खास बात क्या होती है कि ये ना लैंग्वेज को बहुत बहुत ज़्यादा बहुत अलग टफ टाइप का रखते हैं, ठीक है, टफ रखते हैं, जैसे मुश्किल होती है समझ में नहीं आता। जैसे अगर आप MBA BBA का एग्जाम दे रहे हैं ना, उसमें भी जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो वो क्या होता है, आपको यहाँ से जाना यहाँ पहुँच जाना। अब मैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम के बारे में बात करूँ, एग्जाम जैसे कि UGC, ऐसे मतलब एंड गोल वही है, लेकिन ऐसे घुमा के पूछेगा कि आपको समझ में नहीं आएगा, आपको लगेगा अरे बाप रे इतना बड़ा क्वेश्चन, इतना, एक मिनट, इतना बड़ा क्वेश्चन। आप ना बहुत सारे बच्चे होते हैं रिलेट भी कर पा रहे होंगे मुझसे, अगर आप अभी तक वीडियो देख रहे हो तो आप रिलेट कर पा रहे होंगे कि ऐसे ना स्टेटमेंट में इतना बड़ा स्टेटमेंट होगा, ठीक है, होगा कुछ नहीं, वो बस लैंग्वेज ऐसे हाई फाई सी लैंग्वेज रख देंगे, ठीक है। एंड में आंसर वही होना है, तो जिसके कंसेप्ट की क्लियरिटी होती है वही वो क्वेश्चन कर पाता है। क्यों कहा जाता है किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, ठीक है, कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियरिटी बहुत होनी चाहिए, ठीक है। आप ऐसा नहीं कि आप 60% ही पढ़ो, लेकिन वो 60% इज इक्वल टू 100% होना चाहिए। आप 100% पढ़ो लेकिन उसका 50% भी करना पाओ तो ये चीज़ें बेकार होती है व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम। ये मैं सिर्फ कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बता रही हूँ, और वो कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो यही रूल फॉलो होता है, इसलिए कहा जाता है कम पढ़ो अच्छे से पढ़ो। तो मैं क्या कर रही हूँ अभी, आप इसीलिए मैं अब एक चीज़ और पूछती हूँ, आप रिविजन मतलब क्या समझते हैं, कैसे करते हैं रिविजन? क्या आप पूरा टॉपिक को पढ़ लेते हैं, फिर कुछ PYQs लगा लेते हैं, आपको लगता है मुझे ये आता है, ऐसा लगता है आपको? तो ऐसा इस बीच में एक गैप है, वो आपको थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि आपको लगेगा ये क्या बोल रही है, मतलब ऐसा भी होता है क्या, मैंने नहीं सुना है, ये तो अलग ही बात है, लेकिन ये सच है। आप इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करके देखना। आप टॉपिक, अगर ये उन लोगों के लिए नहीं है जिनका कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर है, ठीक है, जिनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, उनको समझ में आता है और वो क्वेश्चन को टैकल भी कर लेते हैं, ठीक है, उनके लिए दिक्कत नहीं है। दिक्कत कहाँ है, दिक्कत है जब आपके बीच में गैप है, ठीक है, गैप इन द सेंस कि आप टॉपिक तो समझ पा रहे हैं, ठीक है,
आप लेकिन PYQ नहीं लगा पा रहे, आप इसके बीच में, या मॉक कहूँ मैं, वो नहीं लगा पा रहा, आपको लग रहा है कि मुझे आता है लेकिन मैं सॉल्व नहीं कर, अब इसके बीच में गैप है, ठीक है। तो आप क्या करो, आप ना बहुत हाई फाई पहले ऐसे जंप मत करो, छोटे छोटे स्टेप लो। अभी भी 65 डेज बचे हैं। अगर यूजीसी के बारे में बात करूं, HRPSC उसके बारे में बात करूं, तो एक पेपर होने वाला है, वो मुझे अभी याद नहीं आ रहा उसका नाम। साथ ही साथ कोल इंडिया का ऐसा माना जा रहा है कि पेपर होगा, फॉर्म आएंगे कोल इंडिया के। तो अगर आपको अपेयर करना है ना, तो आप छोटा छोटा स्टेप, तो कहते हैं ना कि छोटे छोटे से, आप एक बैग ही ग्रेजुएशन मास्टर्स आपने नहीं करे होगे, आप प्री नर्सरी गए होगे, नर्सरी ऐसे करके गए होगे। तो आप क्या करो, आप ना, आप पहले टॉपिक को पढ़ो, ठीक है, टॉपिक पढ़ लिया आपने। अब आप क्या करो, आप क्वेश्चन करो कि आप आसान आसान करो। अब ये बोलोगे यार ये क्या बता रही है, मतलब ऐसा क्या है, हमारा टाइम वेस्ट होगा, नहीं होगा। आपने कोई टॉपिक पढ़ा, सपोज टकमैन मॉडल पढ़ा, अब टकमैन मॉडल के जितने आसान क्वेश्चन हैं वो कर लो, इससे आपको लग जाएगा कि आपने कहीं कोई कमी तो नहीं की, तब आपका कॉन्फिडेंस जो है इन्हांस होगा। फिर आप यहाँ पे आपने प्रैक्टिस किया, बेसिक्स से प्रैक्टिस किया, बेसिक के बाद आप जाओ यहाँ पे, ठीक है। आप बेसिक के बाद PYQ पे जाओ, PYQ भी जो आसान हो, बहुत ज़्यादा हाई फाई PYQ। हमेशा देखिए कॉम्पिटेटिव एग्जाम में ना, मैं बोलूँ तो 30 क्वेश्चन, तो मैं बिल्कुल रियल बात कर रही हूँ क्योंकि मैंने ही कंपटीशन दिया है और मैं क्वालिफाइड भी हूँ, इसलिए मैं आपको बता सकती हूँ क्योंकि मैंने भी एग्जाम दिया, मुझे एक्सपीरियंस है इस चीज़ का। तो 30+ क्वेश्चन तो आपको ऐसा होगा ना, बिल्कुल आपको समझ में ही आएगा, ठीक है, समझ में ही नहीं आएगा, बहुत टफ। आप जब बहुत दिमाग लगाओगे, 70 क्वेश्चन तो अगर आपने अच्छे से पढ़ाई की है, 70 क्वेश्चन तक आपके सॉल्व हो जाएंगे। जो 30 बचते हैं ना, और ये मैं आपको जो यूजीसी के बारे में बताऊं, तो आरसी वगैरह को मैं हटा के बोल रही हूँ, ठीक है। जब 10 क्वेश्चन जो आपके आरसी सॉरी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के भी आते हैं पेपर 2 में, आपको पता होगा। अगर आप पेपर नहीं पता है तो मैं बता देती हूँ, पेपर 2 में कोई भी पेपर आप दीजिए तो आपका आरसी आता है, ठीक है। 10 क्वेश्चन होते हैं 20 मार्क्स के, मैं उसको हटा के बोल रही हूँ, ठीक है। ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, ठीक है। 30 क्वेश्चन आपको टफ लगेंगे, ठीक है, ऐसा लगेगा कि यार आता तो है लेकिन बड़ा मुश्किल हो रहा है समझने में, ठीक है। तो आप आसान आसान करो। फिर अब ऐसा नहीं कि असर्शन रीजनिंग ही करने बैठ गए, मुझे आता है, मेरा नहीं, पहले बेसिक सारे क्लियर करो। अब आपको समझ में आ जाएगा, आप टेक्स्ट बुक की भी हेल्प ले सकते हैं, कोई बुराई नहीं है, ठीक है। आप कोई बेसिक टेक्स्ट बुक ले लीजिए, जैसे कि OB अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो आप जो है LN प्रसाद की बुक बहुत अच्छी होती है, बेसिक के लिए मैं बता रही हूँ, ठीक है। तो आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस मिलेगा, ठीक है। आप टेक्स्ट बुक को भी दे सकते हैं, लेकिन आप और मैं ये कहूँगी असर्शन रीजनिंग में एंड पे जाना, जब आपको लगता है इस टॉपिक का मैंने सब कुछ कवर कर लिया है, PYQs भी बहुत सारा, तब आपको एक कॉन्फिडेंस सा महसूस होगा, ठीक है। आपको 85% कॉन्फिडेंस आ जाएगा और आपको लगेगा अब मैं ये कर सकता हूँ, क्योंकि असर्शन रीजनिंग बहुत पूछा जाता है आपके एग्जाम में, तब आपके लिए आसानी होगी, ठीक है। तो आई होप मैं जो बताना चाहती थी वो आप समझ गए हो, क्योंकि देखो ये हार्श रियलिटी है, बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, पैटर्न ड्रास्टिकली चेंज हो रहा है, ठीक है। पहले जैसा पैटर्न नहीं। अगर आप PYQ सॉल्व करते हैं, नहीं करते हैं तो प्लीज़ देखा करिए, ठीक है, क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। कोई टॉपिक का बिल्कुल ना ऑपरेशन कर डालिए, इससे कितने क्वेश्चन आए, कब आए, कैसे आए, किस तरीके के पूछे गया, सेशन रीजनिंग पूछा गया, क्या पूछा जा रहा है, ठीक है, तब करिए। और फिर पढ़िए, नहीं समझ में आता है टेक्स्ट बुक से पढ़िए, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप मेरा लेक्चर्स पढ़िए, आप जिससे समझ में आया आप पढ़िए, बस पढ़िए, पढ़ना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। इसीलिए मैंने सोचा कि मैं आपको पहले ये बता देती हूँ, क्योंकि क्वेश्चन तो मैं आपको रोज़ सॉल्व कराऊंगी, ठीक है। मैंने आपको पहले भी बताया, अभी भी बता रही हूँ कि मैं टॉप 300 पहले क्वेश्चन कराऊंगी OB के, जिससे आपका बेसिक क्लियर होगा। उसमें ऐसा नहीं है, उसमें बहुत सारे, जैसे अभी हमने सॉल्व किया बिग 5 पर्सनैलिटी, तो बहुत सारे क्वेश्चन थे जो आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, ठीक है। जैसे बिग 5 पर्सनैलिटी है, टकमैन का मॉडल है। लैंग्वेज अभी ईजी है, जैसे जैसे आप और आगे जाएंगे ना तो आपको थोड़ा थोड़ा आपको लगेगा हाँ अब ठीक है, ठीक है। जब ये कंप्लीट हो जाएगा तब मैं जितने भी PYQ आए हैं वो आपको ईयर वाइज करा लूँगी, ठीक है। ईयर बाय ईयर मैं आपको आगे आगे बताती जाऊँगी किस ईयर में क्या पूछा गया था, क्या नहीं पूछा गया था, ठीक है। ये आप कर लेना, ठीक है। अब क्योंकि यूजीसी में ना, यूजीसी के एग्जाम में 65 डेज बचे हैं, ठीक, दिसंबर में पेपर होगा, ठीक है। बहुत कम टाइम, इतना कम नहीं है कि आप पढ़ ना सके, ठीक है, हमेशा टाइम होता है, ठीक है। क्योंकि हमें कोई वेब सीरीज देखनी होती है ना, तो हम एक दिन 24 घंटे में निपटा देते हैं उसे,
ये सब बात होती है इंटरेस्ट की, कि आपको किस चीज़ में कितना इंटरेस्ट आता है, ठीक है। और ये सिर्फ आपके साथ नहीं, सबके साथ ये चीज़ें हैं। तो ये चीज़ें हो गई 65 मार्क्स, सॉरी। तो अब क्या है कि अब आप 65 डेज बचे हैं, तो आप टॉपिक ऐसे ही पढ़िए, टॉपिक को पढ़िए, क्वेश्चन सॉल्व करिए। और मैं तो आपको क्वेश्चन सॉल्व करा रही हूँ। मैंने आपको IR के वो कराए हैं, इंडस्ट्रियल रिलेशन के अप्रोच, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे पहले मैंने स्टार्ट किया था फैक्ट्रीज एक्ट से, उसके मैंने जितने भी क्वेश्चन कराए हैं वो सभी PYQ ही हैं। वो कहीं से ऐसा नहीं है कि कहीं और से पूछा गया, वो सब PYQ आप जाके देख सकते हैं, ठीक है। और साथ ही में एक चीज़ और आपको बताना चाहती हूँ, मेरा चैनल एक पहले भी था, बहुत पुराना नहीं था, मार्च में मैंने स्टार्ट किया था। मैंने बेसिकली UGC के लिए स्टार्ट किया था, UGC 55 के लिए स्टार्ट किया था वो चैनल। मैं वहाँ पे 1 मिनट की वीडियो बनाती थी, ठीक है। कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक, जो वही टॉपिक बताती थी जो आपके एग्ज़ाम में आए। तो कुछ रीज़न था जिस वजह से मेरा चैनल चला गया, वो रिट्रीव नहीं हो सकता है। लेकिन मेरे पास अभी भी कुछ वीडियोज़ अवेलेबल हैं, कुछ है मेरे पास वीडियोज़, वो मैं अपलोड कर रही हूँ धीरे धीरे करके, जहाँ मैंने 5 से 6 वीडियोज़ अपलोड कर भी दिए हैं, ठीक है। आप उन्हें भी जाके चेक कर सकते हैं, आपकी हेल्प होगी। ज़्यादा से ज़्यादा अगर मान लीजिए आपको ये समझ में नहीं आता क्या बोल रही है, पर आपको ये समझ में आ जाएगा टॉपिक, और वो सभी जो मैंने लिए टॉपिक वो सब आपके एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। 17 के बारे में, यानी मैनेजमेंट, और 55, ठीक है। और मैं इतने कॉन्फिडेंस से क्यों कह रही हूँ, क्योंकि मैंने खुद ये UGC नेट एग्ज़ाम क्लियर किया, इसलिए मुझे पता है, ठीक है। तो अगर आप इन सब चीज़ों को फॉलो करेंगे तो आपके लिए बहुत आसानी होगी, नहीं तो आप बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करेंगे, ठीक है। और मैं नहीं चाहती कि आप स्ट्रगल करिए, मैंने बहुत स्ट्रगल करा है। मुझे एक ही चीज़ था कि मुझे गाइडेंस सही नहीं मिली थी, ठीक है। तो मैं नहीं चाहती आप भी वो चीज़ फेस करो, इसीलिए मेरा रीज़न ही यही है पढ़ाने का। मैंने इसीलिए यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया है कि मैं चाहती हूँ कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की हेल्प कर पाऊँ, ऐसे लोगों की हेल्प कर पाऊँ जो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं एजुकेशन, मतलब कोई कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकते, उनको गाइडेंस नहीं है कैसे पढ़ें, ठीक है। तो मैं उन लोगों की हेल्प करना चाहती हूँ, जो भी मैं थोड़ा बहुत कर पाऊँ। मैं भी इतनी एक्सपर्ट नहीं हूँ, बट हाँ इतना है कि मैं आपको जो बताऊँगी चीज़ें वो आपके लिए प्रॉफिटेबल होगी अगर आप उसको सही से समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। आज मैंने बहुत ही लंबी वीडियो बना दी है, पता नहीं, मुझे नहीं पता कि कौन एंड तक इस वीडियो को देखेगा, लेकिन जो भी देखेगा मैं गारंटी के साथ कह सकती हूँ कि वो इंसान जो है उसको कहीं ना कहीं, जब वो एग्ज़ाम, पहले नहीं पता चलेगा, लेकिन जब वो जिस दिन वो एग्ज़ाम में बैठेगा ना, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के बारे में बात करूँ, मैं MBA BBA की अभी बात नहीं करी, तब उसको समझ में आएगा कि हाँ ये बातें सच थी, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। हंसते रहिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। और मैं बहुत जल्दी ही जो है कोशिश कर रही हूँ कि मैं जो है बिग 5 पर्सनालिटी मॉडल और साथ में टकमैन का मॉडल का आपको वीडियो बनाऊँ, क्योंकि अभी मैंने जो कल सॉल्व किया और सॉल्व किया वो दोनों दो टॉपिक से, अभी हमने देखा टकमैन मॉडल वाला था और कल जो हमने पढ़ा था वो बिग 5 पर्सनैलिटी। तो मैं दोनों आपको समझाने की पूरी कोशिश करूँगी। और फिर भी अगर आपको कोई चीज़ प्रॉब्लम है तो आप मुझे मेल कर सकते हैं, आप मेरा टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, सब आपकी चॉइस पे। अगर आप चाहें तो, नहीं चाहे तो कोई बात नहीं, आप बस पढ़ते रहिए और अच्छे से पढ़ते रहिए, ठीक है, ताकि आपको स्ट्रगल ना करना पड़े, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। हंसते रहिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए।